मॉर्निंग बच्चों, क्लास 12th बायोलॉजी की क्लास में आप सभी का स्वागत है। पिछले ऑडियो नोट्स के माध्यम से आपको जनन स्वास्थ्य चैप्टर नंबर 4 के बारे में बताया गया था। बहुत सारी बातें आपको इस अध्याय से संबंधित प्रेषित की जा चुकी हैं, जैसे कि बहुत सारे इम्पॉर्टेंट पॉइंट थे जिसमें कि गर्भ निरोधक उपाय क्या हो सकते हैं, इसके अंतर्गत प्राकृतिक विधियां क्या हैं और रोध विधियां या बैरियर मेथड्स क्या हैं तथा सर्जिकल प्रोसेस या शल्य क्रियात्मक विधियां कौन सी हैं, जिसके अंतर्गत आपको शुक्रवाहक उच्छेदन या वैक्सोटोमी जो कि पुरुषों के लिए अपनाई जाती है, दूसरा ट्यूबेक्टोटोमी जो महिलाओं के लिए इस्तेमाल होती है, इसके बारे में डायग्राम सहित आपको नोट्स भेजा जा चुका है। इसके बाद इसी चैप्टर में मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, जिसे MTP के नाम से जाना जाता है, इसे हम एबॉर्शन भी कह सकते हैं, संगर्भता का चिकित्सकीय समापन, इसके बारे में आपको विधिवत बताया जा चुका है। बंध्यता क्या है, इनफर्टिलिटी क्या है, और फिर टेस्ट ट्यूब बेबी क्या है, टेस्ट ट्यूब बेबी जन्म की प्रक्रिया कैसे होती है, और इसी से संबंधित सरोगेट माँ से क्या आप क्या समझते हैं, किसे सरोगेट माँ कहा जाता है, आदि आदि बातें बताई जा चुकी हैं। फिर इसके बाद इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, जिसे हम IVF तकनीक कहते हैं, इसका किस प्रकार से प्रयोग होता है और ये तकनीक कौन कौन सी होती हैं, जिसमें आपको बताया गया है जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफ़र, जिसे हम ZIFT या जिफ्ट कहते हैं, और दूसरा इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफ़र या IUT कहा जाता है, और अगली विधि आपको बताई थी गैमीट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफ़र, जिसे GIFT गिफ्ट कहा जाता है। ये सारे फुल फॉर्म एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े ही महत्वपूर्ण हैं। इसके बाद फिर इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन या ICSI के बारे में आपको बताया गया था। फिर आर्टिफिशियल इंसीमिनेशन, जिसे हम AI कहते हैं, अर्थात कृत्रिम गर्भाधान क्या है, इसके बारे में भी बताया जा चुका है। और इसका महत्वपूर्ण पार्ट था उल्व भेदन या एमनियोसेंटेसिस, ये क्या होता है और इसका महत्व क्या है, और इसके दुरुपयोग भी हो रहे हैं, दुरुपयोगों के बारे में भी आपको समझाया जा चुका है। आज इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम इस चैप्टर का अंतिम भाग लैंगिक संचारित रोग, जिन्हें हम यौन संक्रमित रोग या सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ या शॉर्ट फॉर्म में STD कहते हैं, ये क्या होता है इसके बारे में बताने वाले हैं। आप अपनी स्क्रीन पर इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, जिसे हम IVF तकनीक कहते हैं, इसके बारे में डायग्राम बना हुआ है, जिसे आप भली भांति समझ चुके हैं। तो चलिए जानते हैं लैंगिक संचारित रोग या यौन संक्रमित रोगों के बारे में, जिन्हें हम सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ कहते हैं। ये डिसीजेज, ये बीमारियां जीवाणुओं से भी हो सकती हैं और विषाणुओं से हो सकती हैं। जीवाणुओं से होने वाली बीमारियां कौन सी हैं और विषाणुओं से होने वाली बीमारियां कौन सी हैं, इन बीमारियों का पैथोजन क्या है, कारक क्या है, इसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। बताई गई बातों को ध्यान से समझिए और समझ करके अपनी नोट्स कॉपी में अवश्य लिख लीजिएगा। ये डायग्राम जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये एमनियोसेंटेसिस का डायग्राम है, जिसमें हम एम्ब्रियोनिक लिक्विड को, एमनियोटिक लिक्विड को निकाल करके उसकी सेल्स के सहारे विभिन्न प्रकार की जानकारियाँ हासिल कर सकते हैं। तो चलिए, यौन संचारित रोग क्या होते हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेज क्या हैं, इनके बारे में
आज अध्ययन करेंगे। जैसा नाम से ही पता है, ऐसे रोग जो लैंगिक संसर्ग या प्रजनन मार्ग या लैंगिक संबंधों के कारण फैलते हैं, उन्हें ही हम यौन संचरित रोग या वैजिनल इन्फेक्टेड डिसीज VID या रतिज रोग, जिसे हम वेनेरियल डिजीज या VD या जनन मार्ग संक्रमण रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन RTI के नाम से जानते हैं। संपूर्ण विश्व में लगभग 30 लाख व्यक्ति इन रोगों से प्रतिवर्ष प्रभावित होते हैं। ये रोग पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं में अधिक होते हैं और इनमें गंभीर जटिलताएं उत्पन्न करते हैं। इन्हीं जटिलताओं के कारण बंध्यता, इनफर्टिलिटी या मृत शिशु जन्म यानी बच्चे का जन्म मृत अवस्था में होना या गर्भपात, एबार्शन या जनन मार्ग में कैंसर, सर्वाइकल कैंसर जैसी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। इस तरह से कहा जा सकता है कि लैंगिक संचरित रोग या यौन संक्रमित रोग बहुत ही खतरनाक होते हैं। कुछ प्रमुख यौन संचरित रोग जो आपके पाठ्यक्रम से संबंधित हैं, आइए उनके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। पहले वैसे रोग हैं जो जीवाणुओं से होने वाले हैं, इसलिए इनको हम जीवाणु जनित STDs यानी बैक्टीरिया के द्वारा सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस कौन सी हैं, इनके बारे में जानकारी हासिल करते हैं। पहली बीमारी जो आप देख रहे हैं, क्लेमाइडियोसिस बीमारी, ये भी काफ़ी खतरनाक बीमारी होती है। इस बीमारी का जो कारक होता है वो क्लोमाइडिया ट्राइकोमैटिस नामक जीवाणु होता है। क्योंकि आप पहले जीवाणु जनित ही STDs पढ़ रहे हैं, यह सर्वाधिक रूप से पाए जाने वाला जीवाणु जनित STD है। STD का अर्थ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज से है। इस रोग में पुरुष के शिश्न से गाढ़े मवाद जैसा स्राव होता है तथा मूत्र त्याग में अत्यंत पीड़ा होती है। स्त्रियों में इस रोग के कारण गर्भाशय ग्रीवा, गर्भाशय और मूत्र नलिकाओं में प्रदाह उत्पन्न हो जाता है। इसका उपचार हेतु टेट्रासाइक्लिन या डीऑक्सीसाइक्लिन युक्त दवाइयों का उपयोग किया जाता है। चूँकि ये जीवाणु जनित होता है, तो इन दवाइयों के उपयोग से, टेट्रासाइक्लिन और डीऑक्सीसाइक्लिन के उपयोग से ये जीवाणु समाप्त हो जाता है, जिससे रोग से राहत मिल जाती है। इसी कड़ी में दूसरा महत्वपूर्ण रोग, जिसे सुजाक या गोनोरिया कहते हैं, यह रोग भी जीवाणु जनित है और इसका रोग कारक एक जीवाणु नाइसेरिया गोनोरिया होता है। स्त्रियों में इसके संक्रमण का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। स्त्रियां वाहक का कार्य करती हैं। पुरुषों में इस रोग के संक्रमण के कारण मूत्र मार्ग में सूजन आ जाती है और मूत्रस्राव के समय अत्यधिक पीड़ा और जलन प्रतीत होती है। बाद में संक्रमण प्रोस्टेट ग्लैंड तथा मूत्राशय में फैल जाता है और यह रोग जननेंद्रियों को हानि पहुंचाता है तथा इसके प्रभाव से जोड़ों में भी सूजन आ जाती है तथा जोड़ों में पीड़ा हो जाती है। इस प्रकार से इस रोग का जो प्रमुख लक्षण है, यूरोजेनाइटल पथ की श्लेष्मा कला में अत्यधिक जलन का होना है। इस रोग के होने पर रोगी को मूत्र त्याग के समय जलन महसूस होती है और सुजाक के लक्षण पुरुषों में ही प्रमुख रूप से प्रभावी होते हैं। चूँकि यह एक जीवाणु जनित रोग होता है, इसलिए इसका उपचार एंटीबायोटिक औषधि पेनिसिलिन द्वारा किया जाता है। अर्थात पेनिसिलिन एंटीबायोटिक लेने पर इस रोग से राहत मिलती है। तीसरा जीवाणु जनित रोग है सिफिलिस। बहुत ही इसे हिंदी में हम उपदंश के नाम से भी जानते हैं। यह रोग ट्रिपोनेमा पैलिडम, नाम याद रखिएगा, ट्रिपोनेमा पैलिडम नामक जीवाणु से होता है। यह एक प्रमुख
सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है और ये माता के संक्रमित होने पर अपरा द्वारा भ्रूण में भी स्थानांतरित हो जाता है। अपरा का अर्थ यहाँ पर प्लेसेंटा से होता है। पहले 1 से 6 सप्ताह इसकी प्राथमिक प्रावस्था होती है। इसका उद्भवन काल 3 सप्ताह होता है। यह रोग 3 अवस्थाओं में प्रकट होता है। पहले 1 से 6 सप्ताह इसकी प्रारंभिक अवस्था होती है, जब जननांगों पर कड़े शुष्क जीवाणु युक्त घाव हो जाते हैं 90% परिस्थितियों में। इसके अलावा ये बाह्य जननांगों को भी नुकसान पहुंचाता है, कई दुष्प्रभाव पहुंचाता है, घाव भी बन सकते हैं। द्वितीय अवस्था 3 से 8 सप्ताह की होती है। इस दौरान मुंह, होंठ और जननांगों की श्लेष्मा पर लाल भूरे चकत्ते बन जाते हैं। इसके अलावा जीभ, गाल, मसूड़ों पर सफ़ेद चकत्ते बन सकते हैं। हल्का बुखार बना रहता है, भूख बहुत कम लगती है। और जब तीसरी अवस्था आती है तो हृदय और मस्तिष्क में फैलकर लकवा और मानसिक विकार उत्पन्न कर सकता है। त्वचा पर बड़े बड़े चकत्ते बन जाते हैं तथा दृष्टि भी कम हो जाती है। इस तरह से सिफिलिस, जो कि एक जीवाणु जनित बीमारी है, ट्रेपोनेमा पैलिडम नामक जीवाणु से होती है, बहुत ही घातक होती है, बहुत ही नुकसानदेह होती है और एक प्रकार से यह प्रमुख एसटीडी है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड बीमारी होती है। इसका भी उपचार, चूँकि ये बैक्टीरियल डिसीज है, इसलिए इसके उपचार के लिए भी टेट्रासाइक्लिन और पेनिसिलिन नामक एंटीबायोटिक दवाओं का उपयोग किया जाता है। ये हो गए जीवाणु जनित एसटीडीज, जिनके नाम क्लेमाइडियोसिस, गोनोरिया और सिफिलिस है। अब आपको आगे पढ़ना है विषाणु जनित रोग। विषाणुओं से कौन कौन सी बीमारियां होती हैं आपको काफ़ी हद तक पता है, लेकिन आज हम इसमें स्टडी करेंगे कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेज के अंतर्गत कौन से विषाणु जनित रोग आते हैं। पहला अत्यंत महत्वपूर्ण बीमारी है एड्स, जिसके बारे में आप 11th क्लास में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। एड्स का पूरा नाम एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम है। इसका हिंदी में नाम उपार्जित प्रतिरक्षा न्यूनता संलक्षण है। इसका फुल फॉर्म और हिंदी में फुल फॉर्म अवश्य याद रखिएगा। एड्स की बीमारी का पैथोजन एक वायरस है, जिसे हम HIV के नाम से जानते हैं, और HIV का पूरा नाम ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस होता है। एड्स एक प्रकार का रेट्रोवायरस होता है और ये लिम्फोट्रॉपिक विषाणु टाइप 3 या HTLV 3 आदि नामक विषाणु से होता है। और इस रोग का जो उद्भवन काल है वो 9 to 30 माह का होता है। अगर किसी भी तरीके से ये वायरस आपके शरीर में प्रवेश कर जाता है तो हमारे शरीर के अंदर अनेक अनियमितताएं उत्पन्न करता है। ये विषाणु जब मानव के शरीर में पहुंचता है तब ये शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली T4 तथा T11 लिम्फोसाइट कोशिकाओं को नष्ट कर देता है, जिसके परिणाम स्वरूप शरीर की प्रतिरक्षा क्षमता धीरे धीरे घटने लगती है और यह प्रतिरक्षा क्षमता धीरे धीरे घटकर समाप्त होने लगती है। HIV से संक्रमित व्यक्तियों में अनेक प्रकार के लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं। लक्षणों में से प्रमुख रूप से बुखार बना रहना, सिर दर्द, कमजोरी, थकावट, खांसी जैसे लक्षण होते हैं। इसके अलावा त्वचा पर सफ़ेद रंग के चकत्ते भी दिखाई देने लगते हैं। लास्ट में, अंत में, रोगी की संक्रमकों से पीड़ित होकर
मृत्यु तक हो सकती है। इसके लक्षण प्रत्यक्ष भी होते हैं और कुछ ऐसे लक्षण हैं जो अप्रत्यक्ष होते हैं, जैसे कि कम मात्रा में बार बार मल त्याग करना, पेट दर्द, बेचैनी, पाचन तंत्र संक्रमण के लक्षण, तंत्रिका तंत्र के संक्रमित होने के परिणाम स्वरूप रोगी के सिर पे दर्द बना रहना, स्मृति का क्षय हो जाना, बेहोशी तथा ऐंठन जैसे लक्षण प्रकट होते हैं। इस प्रकार से HIV के शरीर में प्रवेश होने पर प्रतिरक्षा तंत्र पूर्णतया समाप्त हो जाता है, जिसके कारण इस रोग का इलाज संभव नहीं हो पाता। HIV वायरस के परीक्षण की विधियां भी हैं, जिसके टेस्ट के माध्यम से हम जानकारी हासिल कर पाते हैं कि ये संक्रमण HIV के कारण है। HIV विषाणु के मानव शरीर में आने के बाद 6 सप्ताह से लेकर 3 माह तक इसका परीक्षण नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इस समय इतने गैप में ये अपने लक्षणों को प्रकट नहीं करता है। इसके पश्चात हम 3 माह के बाद HIV का टेस्ट करते हैं। HIV के परीक्षण विधि का नाम है ELISA, ELISA। इसका फुल फॉर्म है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे टेस्ट। इस टेस्ट के माध्यम से हम HIV वायरस की उपस्थिति का पता शरीर में लगा सकते हैं। इसके अलावा वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट भी HIV परीक्षण के लिए किया जाता है। इन विधियों के माध्यम से हम HIV का पता शरीर में आसानी से लगा पाते हैं और फिर इसके उपचार का प्रयास करते हैं। वास्तव में बचाव ही इस रोग का सर्वाधिक उपयुक्त उपाय होता है, परंतु अभी तक पूर्णतया सफल औषधियाँ इस रोग के निदान के लिए नहीं प्राप्त हो पाई हैं। अनेक संस्थान जैसे भारतीय औषधि अनुसंधान परिषद, जिसे हम ICMR के नाम से जानते हैं, राष्ट्रीय एड्स संस्थान पुणे द्वारा निर्मित TGAACOQ, चीन में निर्मित SH आदि कुछ औषधियाँ तैयार की गई हैं, लेकिन ये औषधियाँ पूर्णतया सक्सेसफुली इसका इलाज नहीं कर पाती हैं। तीसरी वायरस से होने वाली बीमारी जेनिटल हर्पीज कहलाती है। सारी बीमारियां खतरनाक हैं। ये रोग टाइप 2 हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस के द्वारा होता है। इस रोग के प्राथमिक लक्षण जननांगों पर छाले पड़ना, दर्द होना, बुखार बना रहना, मूत्र त्याग में पीड़ा रहना, लसिका ग्रंथियों में सूजन आना और छालों के फूटने से संक्रमण बड़ी तेजी के साथ फैलता है। इस प्रकार से जेनिटल हर्पीज भी एक खतरनाक वायरस से होने वाली STD है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज है। चौथी बीमारी आती है जेनिटल वार्ट। यह रोग मानव पैपिलोमा वायरस, जिसे हम HPV के नाम से जानते हैं, इसके कारण होती है। इस बीमारी में पुरुष के शिश्न और स्त्रियों के लेबिया, योनि, गर्भाशय, ग्रीवा और गुदा पर मस्से बन जाते हैं और ये मस्से अत्यंत छोटे और बड़े पिंड के रूप में भी हो सकते हैं। वर्तमान में HPV गर्भाशय ग्रीवा के कैंसर लगभग 90 to 95% तथा भग, योनि और गुदा के ट्यूमर से संबंधित है। इस तरह से आज के इस वीडियो के माध्यम से, ऑडियो नोट के माध्यम से आपको विभिन्न प्रकार की होने वाली सेक्सुअली ट्रांसमिटेड बीमारियों के बारे में बताने का प्रयास किया गया है। यहाँ पर जो बीमारियाँ बताई गई हैं, या तो वो बैक्टीरियल हैं या फिर वायरल हैं। प्रत्येक बीमारी के कारक का नाम अगर बैक्टीरियल है तो बैक्टीरिया के नाम को, और यदि वायरस से होने वाली है तो वायरस के नाम को जानना, याद रखना
अत्यंत आवश्यक होता है। इस तरह से आज ये जनन स्वास्थ्य रिप्रोडक्टिव हेल्थ चैप्टर नंबर 4 समाप्त होता है। अगले नोट्स के माध्यम से आपको इसी अध्याय के प्रमुख प्रश्न जो NCERT पर आधारित हैं उनको प्रेषित करेंगे। इस अध्याय में NCERT बुक में कुल 12 प्रश्न दिए गए हैं। उन 12 प्रश्नों और उनके जवाब को अगले ऑडियो नोट्स के माध्यम से प्रेषित करेंगे। इस चैप्टर में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जिनको याद रखना आवश्यक है। जैसे आपको बताया गया है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 जुलाई को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है और भारत में परिवार नियोजन की शुरुआत सन 1951 में हुई थी, 1951 में हुई थी। इसके बाद भारतवर्ष में जनन स्वास्थ्य हेतु एक व्यापक कार्यक्रम की शुरुआत 1997 में हुई थी, जिसे हम जनन एवं शिशु स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम, जिसे शॉर्ट फॉर्म में RCH के नाम से जाना जाता है। इन मुख्य तथ्यों को ध्यान रखना पड़ेगा। फिर जनसंख्या आबादी के समूह का बोध होता है। पॉपुलेशन शब्द लैटिन भाषा के पॉपुलस से बना है, जिसका अर्थ होता है लोग या पीपल या जनता अर्थात जनसंख्या या आबादी। अल्प समझ में जनसंख्या में बहुत ही तीव्रता से वृद्धि हुई है, जिसे हम जनसंख्या विस्फोट के नाम से जानते हैं। इस तरह से कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं जिनको आपको ध्यान रखना होगा। एक आपको खाने वाली गोली जो गर्भनिरोधक होती है, सहेली का नाम पीछे बताया है। सहेली नामक गोली CDRI लखनऊ द्वारा खोजी गई है। CDRI का पूरा नाम है सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये लखनऊ के द्वारा बनाई गई है, जो कि एक कारगर निरोधक गोली होती है और ये नॉन स्टेरॉयड होती है। ये इसकी खासियत है। इस तरह से आपको आज के इस वीडियो के माध्यम से विभिन्न प्रकार के सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज के बारे में बताया था। पीछे आपको बताया गया था टेस्ट ट्यूब बेबी कैसे बनाते हैं। तो विश्व में सर्वप्रथम इंग्लैंड में रॉबर्ट एडवर्ड्स, नाम याद रखिएगा, रॉबर्ट एडवर्ड्स 1978 में उनकी देखरेख में एक स्वस्थ टेस्ट ट्यूब बेबी, एक हेल्दी टेस्ट ट्यूब बेबी का जन्म कराया गया था। तो इस तरह से सबसे पहला टेस्ट ट्यूब बेबी इंग्लैंड में रॉबर्ट एडवर्ड्स के देखरेख में 1978 में बनाया गया था। आशा है आपको मेरे द्वारा बताई गई बातें समझ में आ गई होंगी। अब इसके बाद अगला नोट्स के माध्यम से आपको इस चैप्टर के प्रश्न और उत्तर प्रेषित किए जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।